और 4 साल हम लोगों को लग गए थे इसके लिए फाइनेंस जुगाड़ करने में। मतलब 4 साल तक देवाशीष मखीजा स्क्रिप्ट को रिवाइज कर रहे थे और 4 साल तक मैं उनके साथ बैठ करके स्क्रिप्ट पढ़ता था और 4 साल तक हम लोग जो है सिर्फ स्क्रिप्ट पे तैयारी कर रहे थे और 4 साल तक मैं इस कैरेक्टर को मैंने अपने अंदर जिंदा करके रखा हुआ था। और फिर जब शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग करने के बीच में मैं जाता था और फोन करता था किसी न किसी पॉसिबल पोटेंशियल प्रोड्यूसर को कि भाई कुछ पैसा दे दो, क्योंकि 5 दिन के बाद शूटिंग करने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह की परेशानियों से ये फिल्म गुजरी है। और लेकिन जब इस फिल्म को सारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इन सब जगहों पे सराहा गया, वहां पे एंट्री मिली, फिर मुझे जो है मेरा सेकंड एशिया पैसिफिक बेस्ट एक्टर मिला था। और एशिया पैसिफिक बेस्ट एक्टर मेरे लिए सबसे बड़ा है इस पूरे विश्व में, बिकॉज वहां पे 75 कंट्रीज वहां आपको उनके और वहां के क्रिएटिव लोगों के साथ आप compete कर रहे होते हैं। और इसको जो जज करने वाले हैं वो आपको बहुत सारी एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बेस्ट ऑफ द माइंड, बेस्ट ऑफ द क्रिएटिव माइंड जो है वो जज कर रहे होते हैं। तो जब मेरा दूसरा पहले बार मुझे मिला था अलीगढ़ के लिए, वहीं पे बेस्ट एक्टर यहाँ पे मुझे भोसले के लिए मिला, दैट वाज अ पोएटिक जस्टिस। हमें लगा कि जो हमने इतने सालों से इस पे कोशिश की इसको बनाने के लिए और इसको इतना बड़ा ह्यूमंगस अवार्ड मिला है, लेकिन जब देश में जो सबसे बड़ा अवार्ड है नेशनल अवार्ड, वहां पे मेरे जैसे आदमी को मिलता है जो कहते हैं कि जब तक आपके जूरी में कोई आपको जानने वाला ना हो, जब तक आपके अपने लोग ना हो जो आपको पुश करें, तो मैं पिंजर के बाद मैं ये उम्मीद छोड़ चुका था कि मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा। क्योंकि एक समय तक जब आपको जो है आप चाहे चीज के रीजन के हो, लेकिन एक जूरी बैठती थी जो सिर्फ काबिलियत के आधार पे अवार्ड देती थी। और जब मुझे कई सारी फिल्मों के लिए जब नहीं मिला तो मैं बड़ा उदास भी हुआ था, या फिर उन फिल्मों को नहीं मिला तो मुझे बड़ी निराशा हुई थी, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब अचानक से भोसले के लिए मिला तो मुझे लगा कि शायद देयर इज सम जस्टिस समवेयर, एंड दैट जस्टिस Bhosle was asking for more than me. The project, the film was asking for. It was somewhere the entire team, उन सबकी जो है उनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस फिल्म के साथ थी, मेरे ख्याल से those people were asking for, and finally we got it, चिंकी। तो इससे बड़ा हमारे लिए celebration कुछ नहीं हो सकता था। So when I was there at National Film Award, more than, I always say that I was going through a mixed bag of emotion, but one of the emotion was that I was there representing the entire team of Bhosle, because मैं जानता हूँ कि हम किस मुसीबतों से हमने इस फिल्म को मतलब एक समय ऐसा आता है फिल्म बनाते बनाते आप खुद ही सवाल करना शुरू कर देते हो कि क्यों बना रहे हैं हम यार, अच्छे खासे कुछ जाकर के मैं किसी फिल्म में विलेन का रोल कर दूं, ऐसे लोग कमर्शियल फिल्म वाले जो है बेताब रहते हैं, तो मैं कुछ बहुत सारा अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, क्यों कर रहा हूं मैं। फिर आप अपने आप को जो है तैयार करते हैं, फिर खड़ा करते हैं, अपने कन्विक्शन को जिंदा करते हैं, फिर करते हैं। सो या आई मीन it's a kind of a celebration time for all of us. Yeah, and that film में I think there was that question that वो ना हमेशा अच्छाई की जीत होती है, which obviously is a utopian concept. आजकल के जमाने में लोग believe नहीं करते, but in the journey of the film also that is there, and also in your own life I think you have been around for many years, and right from the start. So do you think that can happen, वो अच्छाई की जीत, because that character of yours that you play, जो एक police wala hai, and he stands up for these two Bihari migrants, it's also a very political film in that sense. Anything on that? It's a hugely political film, and that is why all the producers used to run away. And they could sense it. So that, and somewhere we felt that this is more than a political film. This is a story of a recently retired senior inspector,
who never wanted to get retired. A, he has a very bad illness. B, he doesn't have anybody who's waiting for him at home. So he's running away from all that. I mean, for them, a small chawl room, and the job is the only thing which is keeping him busy, giving him a meaning to live. And to deal with illness is something easier for him than to deal with the fact that he doesn't have the job. Okay, so those are the things which were which were far more important. But the backdrop was hugely political, and that is why I always tell Debashish Makhija कि यार तूने बहुत ही कमाल की script लिखी है. It can't be a better film on the whole, on the immigrant versus local thing. It's a universal film that way, because this is what we are going through in the entire world. Yeah. I remember this other film which also is in a way about, when you describe this character of Bhosle, वो गली गुलिया करके एक फिल्म आई थी आपकी 2018 में. And I remember IIC में हम लोग देखने आए थे आपका फिल्म को, and खुद का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था. I don't know if many people have been able to watch that film, but to me I think that was one of the most spectacular performances ever. And the way you are cutting hands with that blade, और आप सर्वेलेंस कैमरा आप चेक करते रहते हो उस फिल्म में, गली वगैरह में उसका. So and when I spoke to you about it, you said कि उस कैरेक्टर में आने के लिए you did certain things. So if you can tell us the process of acting, क्योंकि आपने जो roles किए वो काफी intense है, and they're not really mainstream kind, like गली गुलियां देख लीजिए आप, ये भोसले देख लीजिए. So who are these characters and how do you get into those characters? Yeah, I mean, you just can't escape. It's torturous. It's tedious to be to really get. I mean, it's very easy. I mean, anybody just throws that sentence to he just gotten into the skin of the character. It's not easy, and it's not a happy place to be in. To get into into the skin of these characters, be it Aligarh or Bhosle or Gali Guliyan, or Gangs of Wasepur. No matter how much you love the film or the character, you appreciate it. But when it comes to getting into it and start preparing for it, one part of me is crying. It doesn't want to get into it. I know it's a dark alley. It's a tunnel that you are getting into, and you know that the pain of the character is going to really make you suffer. That is why the actors are very crazy. I really don't know how we actually move around in the world, and sometimes party with the likes of you guys, because I somehow feel sometimes I really question my state of mind. Am I a normal guy? Am I somebody who is really be allowed to mingle with the normal people? Because after having done all of these characters for so many years, from including the theater time, it's very hard. It's very hard. And when you come out of it, you start breathing all over. No, but how do you, for example, that Gali Guliya character is completely, crazy in one way, but you also have empathy for it. Like हम लोग अगर film देखे उस समय हमको बहुत, उसके लिए, you start to feel that thing coming to you. आप तो उसके बीच में हो, तो फिर आप उससे कैसे बाहर निकलते हो? Like I know कि हम reporting करते हैं, कोई traumatic story है, we have to go for counseling, to get out of it. So how do you guys manage? I mean, these are very, very intense characters. आप ब्रेक लेते हो, कैसे करते हो? मतलब do you? हाँ, ब्रेक तो जरूर लेना पड़ता है. ब्रेक तो आप लेते ही लेते हो. लेकिन जब आप दूसरी फिल्म की तैयारी शुरू करते हो, देन आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो फ्रॉम द लास्ट वर्क दैट यू हैव डन कि वो आप भूलना शुरू कर देते हो. बट जब मैं भोसले जैसी फिल्म देखता हूँ, या मैं गली गुलियां देखता हूँ वापस से, या मैं सत्या देखता हूँ, शूल देखता हूँ, या फिर अलीगढ़ देखता हूँ, तो मुझे हमेशा कितनी बार एहसास ये होता है कि क्या मैं ही था जिसने ये रोल किया था.
because you know what all has gone into it. How, you know how you came out and how you survived all of that. तो उससे ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है. आपका you are completely frozen, you are numb, you can't think of anything. Because you consistently pick up very intense roles for yourself. So एक कोई सीन आप बता सकते हैं जो particularly बहुत मुश्किल था गली गुलिया में या भोसले में, you know, where you had to sort of I think your connection is a little weak. नहीं, ऐसा कोई सीन था जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ा इन फिल्मों में जो बहुत इंटेंस था? Hi, I think his connection is he's on a shoot, so I guess he's that. Let's wait for him to come back. Wait, we'll add him again. Hi, we're trying to add him again. Sorry, Manoj ji, आपका connection चले गया था. I don't know. I mean, when I'm not online with you, it's all right. But जैसे ही आप invite accept करते हो, तो फिर आपका आवाज जो है ब्रेक होना शुरू हो जाता है. Can you say something? Let me see. Yeah. Can you hear now? Now I can hear you. Yes. Okay. Basically, I wanted to ask you, see, some of these scenes are very powerful because if I can remember so many years later कि आप जब वो हाथ काट रहा है खुद्दूस एक बाथरूम में बैठ के, you know, and that is filmed also very interestingly, you know, and it's one of those scenes like in Joker where that guy dances in the bathroom and, you know, it's a completely psychotic scene. So one of those, any that you remember, how you sort of get into that scene? Was it difficult? How do you do it? And how much is the participation of the actor and the director in interpreting a scene? Which one? Which I just missed. Like, I remember, you know, there were two scenes. एक तो वो गली में सीढ़ी पे चढ़ के वो कैमरा वो सब तार वो करता है और एक वो बाथरूम में बैठ के cutting his hand. Yeah. Right. So yeah. Because you know, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो कई सारे लेवल पे काम करता है. तो मैंने और जो डायरेक्टर थे दीपेश, हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसको कोई नाम नहीं देंगे इस बीमारी, इसके पूरे मेंटल कंडीशन को. We'll only go through the mental his own psychological journey, okay, and then let's see where all, you know, what all we achieve. Let's not, you know, give it a name and go to the doctor and start talking to him in the name of the research. So the one thing I've realized that जब मैं गली गुलियां कर रहा था तो मुझे लगा कि एक आदमी है जो एक समय में 1000 ट्रैक्स उसके दिमाग में चल रहे हैं. कई सारे जो थॉट हैं वो एक दूसरे से के साथ में क्लैश हो रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने. नाउ एज एन एक्टर आई हैव टू क्रिएट दोस थॉट्स. ओके, आई हैव टू क्रिएट दैट थॉट एंड दैट थॉट you know can only occur to you if you are practicing it, if you are practicing at home when you are preparing. Yes, there are certain backstory you create, certain characterization you create, you sit with the directors, you discuss, but at the end of the day acting is all about doing it. So when you get down to doing it, when you are practicing it, that is the time you are working out all of those, you know, different aspects of the mental condition, the psychological aspect of it, and you create those thoughts. So this is and that by the time I reached the set, I was able to do that when I was doing any scene. So in Gali Guliya also his eyes are moving constantly. That is also so that is also a sign of him, you know, thinking multiple things. That one thing maybe asking him to end his life and giving him so many reasons to do that, very valid reasons for doing it. The other mind is actually talking to his mother, okay,
and the Yeah. other track is listening to what's happening in the lane, and the other track is talking, thinking about how to correct the camera in that particular lane. So he's thinking too many things in that moment. So Yeah. the practicing, and then rehearsals. So what I did, that there was a dark and dingy place where we were shooting in Daryaganj, and the Chandni Chowk, and I used to stay from early morning till the time it was packed up. I used to stay in that house only, and it was Wow. dark, dingy. There was nothing. The roof could fall off any time, and all the time dust was falling from the roof. So it Yeah. was that situation. Many a time, producers, most of the production guys used to come and ask me to move to the base, and I didn't do it. I didn't do it because I wanted to just be there, uh, waiting in a I different think place. there is Where, another correction. yeah, Yeah. Okay. so it's a process. So every has its own process. Bhosle or Aligarh, or say Gangs of Wasipur, Shul, or Gali Guliyan, all of, or Rukh for that matter, they ask you not to seek luxury. These characters, they don't let you breathe till they are over. And another thing I wanted to ask you, and we have spoken many times about this before, when you first came to Delhi, those days were like struggle wala, and I think Mandi House में आपने बताया था एक guest house जैसे hostel होता था. I think Subodh Gupta also used to stay there. तो वो ना Right. एक बहुत different type का एक जमाना था. So थोड़ा उसके बारे में अगर बता सके, और like how your journey, because you came also from complete outside, and there's also this whole thing about Bollywood की बड़े stars जो होते हैं वो nepotism का लोग बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, but here you are and you have done all kinds of films, and now you are like in that league, right, where I mean in a way you were always there, but that OTT platform. So just the start of that journey from Bihar आप आए, कैसे आए बिहार में? हाँ. कहाँ ले कहाँ ले जा रही है? अब तो सारी चीजें धुंधली पड़ती जा रही है. अब उम्र हमारी कहीं और जा रही है. मतलब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया था कि मैं ट्रेन लूंगा. पटना से ट्रेन जाती थी उस दौरान, और मेरा दोस्त जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और तो उसके साथ में वो लिया था. और वहां से फिर आपको मैं ऐसी जगह जा रहा था जहां मैं किसी को नहीं जानता था सिवाय इस दोस्त के, और मेरे पिताजी के 6 बच्चे थे, तो मैं जानता था कि वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत कर पाएंगे इधर उधर. तो वहां से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर शमसुल इस्लाम साहब के साथ थिएटर करना, स्ट्रीट थिएटर करना. फिर कोई एक डायरेक्टर दोस्त मिला मेरा, देश दीपक. अब वो I think your audio we can't hear. Yeah, can you hear me? Yeah, now we can hear. Hello? We can hear now. You can hear me? Yeah, I can hear. I can't hear you, but anyway, even your video is gone for that matter. Okay. So, let me see. Okay. Yeah. Can you hear? I can hear you very well. Yes, now. I can. So हाँ. मेरी आवाज तो पूरा अच्छे से. जी. तो मैं 3 साल ग्रेजुएशन किया रामजस कॉलेज से. पहले मैं सत्यवती में था, बाद में रामजस में मेरा ट्रांसफर हुआ था. तो थिएटर किया मैंने पढ़ाई नहीं की. मैं पढ़ाई सिर्फ 1 महीने पहले करता था, और मैं हिस्ट्री ऑनर्स करता.
लेकिन मुझे सारे मेरे हिस्ट्री ऑनर्स के सारे टीचर्स का बहुत प्यार मिलता था, बिकॉज दे टू लव मी फॉर द फैक्ट दैट आई वाज आई हैड अ क्लैरिटी अबाउट माय फ्यूचर। एंड वही चीज मेरे दोस्तों के साथ। सो मेरा मेरा पूरा जो जिंदगी रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो मेरे दोस्तों के कारण चलता था। चाहे वो मेरा खाना हो, चाहे वो मेरा बस पास हो, चाहे वो मेरे कपड़े हो, वो मुझे अपने कपड़े दिया करते थे पहनने के लिए। जो अब इस्तेमाल नहीं कर सकते थे वो मुझे देते थे पहनने के लिए, या फिर कोई कपड़ा था जो उनके पास था, वो जो स्पेयर कर सकते थे वो मुझे देते थे। तो मेरा जिंदगी पूरा अपने दोस्तों के भरोसे कटा है। जो पार्टी करने के लिए भी पैसे थे वो मुझसे नहीं लेते थे वो कभी भी, क्योंकि वो अच्छा। कहते थे मनोज के पास तो कहाँ से आएगा, ये ये तो ऐसे ही है, फुकरा है ये। हाँ। तो उस समय, उसके बाद मैंने फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए कोशिश की, और फिर मंडी हाउस के पास रहता था मैं, और फिर शकरपुर में भी रहा, लक्ष्मी नगर में रहा, मंडी हाउस में रहा, रेलवे क्वार्टर्स में, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करके। तो वो पूरा समय सिर्फ थिएटर था, लर्निंग था। दिल्ली में कुल मिला के मैं 10 साल रहा, लेकिन कभी भी मैं कहूं कि ऐसा कोई समय आया हो जहां पर मुझे एहसास हुआ हो कि मैं एक्टिंग या थिएटर के अलावा कुछ और सोचूं, या पैसा कमाने के बारे में सोचूं, या ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत तकलीफ वाली है इसलिए चला जाऊं, वहां पे कभी नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों ने हमेशा जो है हाथ पे उठा के रखा हुआ था। मैं किसी के घर पे जाके खाना खा सकता था, किसी के घर जाके पार्टी कर सकता था। दो tough times were in Bombay, because Bombay is a very different kind of a city. Unless you as a product is not working, till then you don't have you don't feel welcome. So वो एक मुंबई शहर का में आने के बाद मुझे बड़ी तकलीफें हुई थी. That was the time it completely tested me. Tested all my conviction, resolve, my idea about my actor, all that I have learned in Delhi, everything. So to withstand Mumbai life in the initial days were very difficult. It's something. अगर कोई एक्टर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी जो उस फेज से जाता है, आई मेक श्योर दैट दे स्टे बैक. इट्स वेरी easy to leave that city, but very difficult to stay back. So to choose not to leave is a very difficult decision, because all that you are going through in 24 is not everybody's cup of tea to take that. The humiliation, the rejection, the no money situation, the unpredictability of life, is everything is just very difficult. So and that is one that is one decision I have taken in my life those days, and I still follow it, that whoever is around me, whoever I know and working with me, and if they want me to hold their hands, I will hold their hands, and I do it. I try to. I remember the other film of yours, which was you had a small role, but it was a very powerful role. The Bandit Queen, Phulan Devi ke upar tha, and you played this person, which obviously another movie was made many years later about that. But that role itself, I mean, there was a lot of these people. Nirmal ji the usme, aap the, Seema Biswas thi, and I think that was one of your first films where you actually. So can you tell us about that experience, because that was a very different kind of film to start your career with, actually. तो थिएटर करते हुए, थिएटर जब मैं लास्ट ईयर था मेरा, मतलब दिल्ली में, तभी मेरी कास्टिंग हुई थी. तिग्मांशु दिलिया कास्टिंग डायरेक्टर था, और उसने मेरा फोटो जो है दिखाया था शेखर कपूर जी को, और शेखर कपूर जी ने मुझे मतलब शॉर्टलिस्ट किया था, और फाइनली मुझे मान सिंह का रोल मिला था. लेकिन
वो पूरा स्कूल था, क्योंकि सिनेमा में एक्टिंग की नहीं थी और हाँ, थिएटर में इतने काम कर चुके थे। थिएटर के एक्टिंग के अलावा और थिएटर एज अ मीडियम के अलावा हमको कुछ आता जाता नहीं था। तो जो पूरी सिनेमा की जो हमारी एजुकेशन हुई थी और मेंटरिंग हुई थी, वो शेखर जी के बैंडेड क्वीन में हुई थी। और मेरे लिए वो पूरा मोर देन परफॉर्मेंस, मेरे लिए वो पूरी क्लास थी, जहां पे मैं शेखर कपूर को सिर्फ सुनता रहता था, उनके डायरेक्शन को देखता रहता था। सिर्फ उसी समय नहीं जब वो मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, मैं हमेशा जाता था बाकियों के सीन्स के समय भी, जस्ट टू लर्न कि वो कैसे काम कराते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है वर्किंग सिनेमा। So yeah, on many levels, it was not only a debut film for me, it was also a great education working with शेखर कपूर जी। मुझे वैसा डायरेक्टर, एक्टर्स डायरेक्टर बहुत कम है चिंकी, yeah, जो एक्टर के पूरे मानसिक दशा को समझे और एक्टर की पूरी स्थितियों को समझे और बिना जजमेंट को एक्टर को हेल्प करें टू 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 अप्रोच दैट कैरेक्टर। वो हमारे हमारे हिंदुस्तान में, पता नहीं बाहर में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर में काम नहीं किया मैंने। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, बहुत कम है। that is true. That was actually my next question. Ki, you know, you have been around and you started very unusual kind of a journey with unusual characters, and then suddenly now you are playing these because also cinema industry has changed, everything has changed. तो बॉलीवुड में हमेशा कहते हैं कि एक हीरो होता है और एक एक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं वो मिलते भी हैं आई थिंक सो। हीरो कैसे बनते हैं और एक्टर कैसे बनते हैं, और अब क्या चेंज हुआ है उन उन कुछ नहीं, डेफिनेशन? कुछ नहीं। हीरो वही, हीरो का मतलब वही होता है जो जो थोड़ा सा विलन को मार दे और उसको 4-5 डायलॉग दाग दे, और और हीरोइन के साथ वो नाच ले और थोड़ा सा किसी और के गाने को वो अपने होंठ हिला करके जता रहा है, वही होता है। देखिए, अब हमारे यहाँ पे जो लीड एक्टर्स होते हैं उनको हीरो पहले बोला जाता था, क्योंकि एक खास तरीके के फॉर्मूला को, एक टेम्पलेट को फॉलो कर रहे थे। अब एक्टर्स उन्हीं को बोला जाता रहा है जिन्होंने हमेशा बेसिकली कैरेक्टर एक्टर पहले कहते थे। बाद में मेरे ने जब इस पे एतराज किया तो जाकर के उसको अब सिर्फ एक्टर बोलना शुरू किया उन्होंने। लेकिन अभी का वो सिचुएशन बदल चुका है। अभी बहुत कम अब सिर्फ लोग हीरोज का रोल करते हैं, बहुत कम। इवन जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, दे जो कुछ सालों से वो भी भाग रहे थे, वो चाह रहे थे कि कुछ वो उसी फॉर्मूला में कुछ नई कहानी, वो बिकॉज वो समझ गए थे कि यहाँ पे चीजें बदल रही हैं, ऑडियंस बदल रहा है। आज ऑडियंस ओटीटी के साथ तो वो उस तरह की हीरोगिरी तो वो चलती ही नहीं है। मतलब वो ओटीटी तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ तो सिर्फ एक्टर बच गए हैं, सिर्फ एक्टर बच गए हैं। Yeah, that is true. And another thing I wanted to ask, because we might run out of time also, any dream character that you want to play, something that, you know, something that nobody has written that script for you, something that you probably want. आई डोंट नो। मैं मुझे लगता है कि मैं अक्स अक्स को फिर चाहूंगा कि फिर से करूं, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम स्क्रिप्ट। अक्स का कैरेक्टर था मेरा, वो जोकर के पहले का कैरेक्टर था। आप ऐसे देखिए, Okay. Now it was on the same line, so we don't Yeah. get a credit for it, okay? But I'll definitely would want that to be rewritten and approached by me in a very different way. That is one thing that just came to my mind. I'm no more. I'm not fit to play age-wise Hamlet. Hamlet is something that I always wanted to play, even in theater. कोई कर या नहीं, अभी मैं उस 20s में हूँ नहीं, और हैमलेट तो 20s का करते तो है विनय पाठक जी उसमें हैमलेट का रोल, हम तो कितना बार जाके देखे हैं कहानी में। वो हैमलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वन। हाँ, उस तरह की हो तो बिल्कुल करेगा आदमी, और विनय पाठक ने बहुत अच्छा किया है। काफी अच्छा है एक्चुअली। और एक चीज ये बताइए,
जैसे आपने बहुत अनयूजुअल चीजें भी की है, जैसे आपने वो रैप सॉन्ग अचानक से वी आर जी सीइंग मनोज वाजपेयी इन दिस कंप्लीट रैपर काइंड ऑफ थिंग, वो बंडाना वंडाना बांध के एंड सडनली देयर इज बिहारी रैप कमिंग इन। तो वो कैसे हुआ एंड हाउ डिड यू अग्री, बिकॉज दैट माइग्रेशन चैप्टर वाज वेरी हर्टफुल एंड पेनफुल मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे कवर भी कर रहे थे, और क्योंकि बिहार है, अपना जगह है, यू नो, थोड़ा अंदर से बहुत ज्यादा। एंड देन व्हेन आई हर्ड योर सॉन्ग आई थिंक दैट kind of like also made me cry। तो वो कैसे हुआ, वो how did you agree and देखिए, मैं उत्तराखंड में फंसा लॉकडाउन में, और मैं वापस जब आया 4 महीने के बाद, तो अनुभव सिन्हा मिले। उनसे मेरी बहस होने लगी किसी एक गाने, भोजपुरी गाने को लेके। उनको नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उसने एक भोजपुरी कविता भेजी, हमारे डॉक्टर सागर की लिखी हुई। मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी लिखी हुई कविता है। फिर उसने कहा कि तू गाएगा? तो मैंने कहा कि मैं गाऊंगा। तो ये लॉकडाउन का सिचुएशन था, और हम सारे कलाकार जो थे, और सारे अनुभव के जैसे डायरेक्टर भी, वो जिन सबको खुजली हो रही थी कि यार कुछ भी तो एक्टिंग तो करें। क्योंकि हम मेरे जैसे एक्टर जो एक्टर बने हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं बने कि हमें कोई बड़ा घर मिल जाएगा या बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। हम इसलिए एक्टर बने क्योंकि हमें एक्टिंग से बहुत प्यार था। हाँ तो जो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए बड़ी खुजली हो रही थी, हमको बहुत परेशानी हो रही थी। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा है कि मैं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और वो अच्छा बन गया। तो उसने कहा कि चल इसको वीडियो इसका बनाते हैं। जैसे ही हमको परमिशन शुरू हो जाएगा शूट करने, जैसे ही शूट का परमिशन मिला, हम शूटिंग भी करने चले गए। वो पहली शूटिंग थी जो वीडियो बनाने की हमने की थी आफ्टर लॉकडाउन। और मुझे लगता था कि अगर आज कोरोना नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगता था, क्योंकि जबकि सबने जो है वो मास्क पहना हुआ था, हाँ और मैं ही, लेकिन इट वाज वेरी स्कैरी। और उसको उसके ऊपर से वो बारिश। तो यार मतलब हमने इसलिए किया था क्योंकि एक तो उस कविता ने हम लोगों को झकझोर दिया था, और दूसरा हमें काम करने की खुजली भी हो रही थी। और हम काम अ, इस ये वाला करना चाह रहे थे क्योंकि हमारे दिल की बात थी। तो इसलिए हमने वो किया। पीपल वो बहुत चला वो गाना बिहार में, मतलब जहां जाओ वहां एक ये, या तो 90s के गाने बजते थे, या आपका बिहार बम्बई में काबा बजता था जब जी हम रिपोर्ट जा रहे थे। तो दैट वाज ह्यूज एक्चुअली, यू नो, टू या, गेट दैट। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग के लिए बहुत इंट्रीगिंग है, कि बॉलीवुड का दुनिया क्या होता है। हम लोग कभी ना अंदर गए हैं ना देखे हैं, लेकिन सुनते हैं बहुत सारा। तो उसके बाद आप अपने घर जाते हो बिहार में, तो वो दुनिया बहुत अलग है। तो क्या होती ये दुनिया, कैसी होती है, और आप कहाँ फिट होते हो, नहीं होते हो? मैं आपको मैं आपको सच में बताऊं, बॉलीवुड कोई सिटी तो है नहीं। हाँ मुंबई शहर में वो सब लोग रहते हैं जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, और मुंबई शहर एक पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड रहता है। और मुंबई शहर में बहुत बहुत सारे मजदूर भी रहते हैं, वर्किंग क्लास भी रहते हैं। मुंबई शहर में कॉलेज गोइंग भी रहते हैं। और मुंबई शहर वैसा ही है जैसा ही दूसरा शहर है। हाँ, मुंबई शहर में चूंकि सिनेमा में काम करने वाले लोग रहते हैं, और बहुत सारे स्टूडियोज हैं वहां पे, बहुत सारे स्टूडियो फ्लोर्स हैं। तो सिनेमा की शूटिंग वहीं करते हैं, क्योंकि कई सालों से वहीं पे हो रही है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं एक बिहार के एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। हमारा पारिवारिक इतिहास एक बड़ा मतलब प्रतिष्ठित रहा है। लेकिन जब तक पिताजी को अपने हिस्से की जमीन मिली, तब तक उस हिस्से की जमीन जो है इतनी नहीं थी कि उसमें 6 बच्चों की जिंदगी चल पाए। शायद इसीलिए वो चाहते थे कि हम सब लोग बाहर निकलें। और और मेरा सपना भी कुछ ऐसा था जो वहां रह के पूरा नहीं हो सकता था। तो हमारी जिंदगी हमेशा मिडिल क्लास की रही है, और हम मिडिल क्लास जिंदगी हम लोग अभी भी जीते हैं। वो हमारा चुनाव है कि मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सिनेमा का कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड, पहले तो ये टर्म ही साला जो है ना, मुझे ऐसी जिल्लत, ऐसे अपमान लगता है इस वर्ड से, कि इसको यूज नहीं करता हूं मैं। लेकिन हाँ, हमारे जो है हिंदी सिनेमा में बहुत से सब लोग अपने अपने एस्पिरेशन के हिसाब से जीते हैं। मेरा एस्पिरेशन
जीने के लिए उस तरह का कभी रहा नहीं, इसलिए मैं उस दुनिया में नहीं जाता हूं जिस दुनिया को आप लोग बॉलीवुड कहते हो। शायद इसीलिए अपने आप को फ्रिंज पे रखता हूं। मैं वहीं शायद पे बन सकते हैं और भोसले जी, भी। हैं? और एक सवाल एक मेरे दोस्त ने पूछा था, वो ज्वाइन नहीं कर पाया, आज बिहार से ही है, बहुत पैशनेट है ये आर्किटेक्चर वगैरह को लेके। और तो उसने कहा कि मनोज जी से ये जरूर पूछिएगा कि वो जो फिल्में जो बिहार पे बनती हैं या थीम वाली होती है, वो बिहार में क्यों नहीं शूट की जाती, उसके लिए बॉम्बे में सेट क्यों बनाना पड़ता है। अ, तो ऐसा आगे उन, शायद आप कोशिश करेंगे तो उनको बोलिए लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा हो जाता है। अ, अच्छा। सारे कैमरे और सारे सारे सिनेमा वर्कर्स जो प्रोफेशनल्स हैं, उन सारे एक्सपर्ट्स को एक एक लाइटमैन जो है वो एक्सपर्ट है अपने काम में। और फिर लॉजिस्टिक्स भारी पड़ जाता है हमारे लिए। मैंने शूल फिल्म की शूटिंग की है, अपने दोस्त को कहिएगा कि उस समय मैंने शूटिंग की है जब हमें सारे लोगों ने कहा था कि वहां पे शूटिंग मत कीजिए, अच्छा। वहां पे हो नहीं। मैंने उस समय हम लोग ने उस समय शूटिंग की थी जब रवीना टंडन इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टार थी। वो और गोविंदा, उनकी और गोविंदा की जोड़ी, वो लेके गए थे शूल फिल्म की शूटिंग करने के लिए। लेकिन तब एहसास हुआ कि इतना इजी है नहीं, क्योंकि बहुत भारी पड़ता है हमारे बजट के, लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो एक सिनेमा ऐसे ही हवा में हम, बड़ा मुश्किल होता है करना। हम कहीं भी जाते हैं जहाँ पे आने जाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें इजीली हो जाती हैं, रहने का एकोमोडेशन, और हमें किसी भी जरूरत के समय पे वो सारी चीजें मुहैया हो जाएं, बस जब ये सारी चीजें होती हैं तभी लोग जाते हैं किसी भी जगह। दैट अब इज अ, तो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है शूटिंग करने में। अगर मान लीजिए जैसे आज हम लोग केरल में शूटिंग कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर जो लाइटमैन है वो मलयालम फिल्म। हाँ तो और तो हमारा प्रोडक्शन का बहुत सारा पैसा बचता है। फिर ओ केटरिंग हाँ यहाँ की है, रहने के लिए, जहाँ इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज इज जस्ट कंड्यूसिव। बहुत सारी चीजें लगती है, बिकॉज बहुत हर दिन बहुत सारा पैसा जा रहा होता है। सो प्रोड्यूसर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि मनोज बाजपेयी के सपने को पूरा करने के लिए वो मेरे गांव चला जाए शूटिंग करने के लिए, है ना। और एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि यू नो जस्ट बिफोर आई जॉइंड आउटलुक आई सॉ योर कवर इन आउटलुक। गिरधर झा जी ने स्टोरी की थी हमारे लिए, एंड जस्ट लास्ट वीक वी पुट शाहरुख खान ऑन द कवर। तो लोग बहुत आई थिंक आपका वीडियो आपको पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट बहुत लोग कहते हैं कि हेलो, कैन यू हियर, आप सुन सक रहे हैं? हेलो, वन सेकेंड। हाय मनोज जी। बोलिए। हाँ, नहीं एक चीज है कि नहीं, हमने लास्ट वीक उनको कवर पे लिया और काफी हाँ लोग हाँ कह रहे हैं कि बॉलीवुड अंडर थ्रेट है, और अभी जो समाज में चीजें हो रही है कि कोई कुछ कहता है तो एक एड हटा लिया जाता है, सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से मतलब फॉर एक्टर्स एंड फॉर क्रिएटिव पीपल, डू यू फील लाइक लिटिल बॉदर्ड, डू यू फील कि आगे क्या होगा, बिकॉज यू नो दिस इज ग्रोइंग एक्चुअली। अभी बिंदी नहीं लगाने पे हंगामा मचा रहा है, तो उसके लिए मुझे पूछना था कि आप जैसे क्रिएटिव लोग हैं जो हर तरह के कैरेक्टर्स में आए हैं, व्हाट डू यू थिंक? क्या बोले जो ये तो लोगों के ऊपर है कि वो कितना उसको उस चीज को तवज्जो देते हैं, और कैसे जो पूरी की पूरी ट्रोलिंग होती है उसको आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। उसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से क्या हो सकता है। तो वो हर हर व्यक्ति अपने अपने अपनी अपनी स्थिति और मनोदशा के हिसाब से उसको हैंडल करता है। तो किसी और के डिसीजन पे मैं ये नहीं कह सकता कि उसने सही किया गलत किया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति की मनोदशा अलग होती है, और हर व्यक्ति की किसी भी तरीके के विरोध को सहने की या इसको रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, या कहें कि उनकी इंटेलिजेंस अलग ढंग से काम करती है। ये चुनाव उनका होता है।
या एंड जस्ट लास्ट वन रिक्वेस्ट कि आई थिंक हमारे जो लोग बहुत सारे मैसेज भेज रहे हो कह रहे हैं या तो आप एक डायलॉग बोल दो या फिर कोई बम्बई में काबा कुछ करके बता दो. आई थिंक मे बी यू कैन जस्ट डू वन डायलॉग और डायलॉग लोग तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आप सबको पैसे देने पड़ेंगे मुझे, मेरा काम है. आपको पता है जर्नी द हम भूखे मर जाए मैं बाबू. लेकिन बहुत लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं कि आई लव यू सर, सारी जो चीजें आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं आप सब लोगों को भी बहुत प्यार करता हूं. जिस तरह का प्यार आप लोग दे रहे हैं, आप लोग बनाए रखें और इसी तरीके से जो अच्छी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए. अच्छे काबिलियत प्रतिभाशाली जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाइए. किसी ने लिखा करारा जवाब मिलेगा, तो करारा जवाब तभी मिल पाएगा जब आप प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको उनकी सराहना करते रहेंगे. इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी. ये आपके ऊपर है, ये दर्शक के ऊपर है. ये दर्शक जो लिख रहे हैं, बहुत सारे दिल के इमोजीज आ रहे हैं, तो बहुत सारा दिल सही वाला दिल आपके कभी हरा पीला ब्लू भी है. नहीं बट थैंक यू. अभी क्या शूटिंग कर रहे हैं केरला में, कोई फिल्म है? जी अभी अब मैं इनको 6-7 महीने रुक जाएं, क्योंकि जैसा कि पैंडेमिक, ये जो कोरोना के कारण शूटिंग वूटिंग में बड़ी परेशानी रही है. तो अभी 2 फिल्में अभी कंप्लीट की है मैंने. तीसरा जो अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ अभी के समय में केरल में, अभिषेक चौबे का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा ये दिसंबर एंड तक या जनवरी तक. फिर अगले साल ये 3-4 चीजें आएंगी एक एक करके. तो आप लोग देखिए, कहानी देखिए. और मैं तो कहूंगा कि मैं अपने लिए हम कभी नहीं मांगूंगा आपसे. भगवान ने और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया. लेकिन फिर से कहूंगा कि जो भी प्रतिभाएं आ रही हैं, सही अच्छी प्रतिभाएं आ रही हैं, उनको सराहिए, उनको सपोर्ट कीजिए. सिर्फ एक चकाचौंध में मत जाइए, क्योंकि जो अच्छा कहानी बनाने वाला, सुनाने वाला और करने वाला है, उसको आगे बढ़ाइए. ये हम सब के ऊपर है, ये जिम्मेदारी है हमारी. अगर हम एक अच्छी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसमें दर्शक की जिम्मेदारी कम नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है. जी जी, वो तो बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच मनोज जी, और आपसे जल्दी मिलेंगे हम लोग. हाँ बिल्कुल. नमस्ते नमस्ते. बाय चिंकी. बाय बाय.